हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो है इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV among the following which one is not a mode of transmission of HIV? A. Transfusion of contaminated blood. B. Sharing the infected needles. C. Shaking hands with infected persons. D. Sexual contact with the infected persons. AIDS जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है? HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से। एड्स क्या करता है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? वीक कर देता है। एड्स में ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा मोड है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में HIV नहीं फैलता, या फिर HIV इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं जाता। तो देखिए, एड्स जो HIV है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में सिर्फ फ्लूइड ट्रांसफ़र की वजह से जो है फैलता है। तो फ्लूइड ट्रांसफ़र जैसे कि स्लाइवा हो गया, जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया। तो इस जब एक मनुष्य जो कि एड्स इन्फेक्टेड है उसमें उसका जो भी फ्लूइड है, चाहे वो स्लाइवा है चाहे ब्लड है, वो फ्लूइड अगर किसी हेल्दी पर्सन में चला जाएगा तो उस हेल्दी पर्सन को भी HIV हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहनते हैं या कोम यूज़ करते हैं या फिर कोई भी अदर आर्टिकल यूज़ करते हैं तो हमको एड्स नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन से हैंड शेक करेंगे तो हमको एड्स नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय a cell in viral infection that can protect the other cells from further infection is A. Serotonin, B. Colostrum, C. Interferon, D. Histamine. तो क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई सेल वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है या फिर उसको अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे जो इन्फेक्टेड सेल होता है वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है ताकि फर्दर जो सेल्स है उसके आसपास के जो सेल्स है उनको बचाया जा सके, उन पे जो है वायरल इन्फेक्शन अटैक ना कर पाए। तो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल होता है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या करता है, आसपास के जो सेल्स होते हैं, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं उनको अलर्ट कर देता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तुम अलर्ट रहो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इंटरफेरॉन। Next question is, antibodies present in colostrum which protect the newborn from certain diseases is of A. IgG type, B. IgA type, C. IgD type, D. IgE type. हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक, कितनी एंटीबॉडीज़ टाइप होते हैं? 5। IgG टाइप, IgA टाइप, IgM टाइप, IgD टाइप एंड IgE टाइप। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर अपने चाइल्ड को जो मिल्क देती है उस मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है और उन एंटीबॉडीज़ को हम बोलते हैं IgA टाइप की एंटीबॉडीज़। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स एंटीजन्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, एंटीबॉडीज़ या फिर एंजाइम्स। तो जो स्नेक पॉइजन होता है वो क्या है, एक तरीके का एंटीजन है। एंटीजन क्या हो गया? फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीजन से लड़ने के लिए क्या रिलीज़ करती है? एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। तो होता क्या है कि जब भी स्नेक बाइट करता है
तो उसका जो बाइट करता है तो उसने क्या रिलीज़ किया, वेनम रिलीज़ किया बॉडी में। वो वेनम क्या है, हमारे लिए एंटीजन है। ये एंटीजन इतना पावरफुल है कि जब तक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है, हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बनाती है, तब तक तो डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि बाहर से एंटीबॉडीज़ बॉडी को दी जाती हैं उस वेनम से फाइट करने के लिए। तो एंटी वेनम क्या है, एक तरीके का एंटीबॉडी है, एक तरीके की एंटीबॉडीज़ हैं जो कि स्नेक वेनम से लड़ेंगी बॉडी के अंदर। तो एंटी वेनम क्या होता है, एक तरीके का एंटीबॉडीज़ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो एंटी वेनम डाला जाता है बॉडी में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मैक इज अ ड्रग obtained from the A. Latex of the Papaver somniferum, C. Leaves of Cannabis sativa, C. Flowers of Dhatura and D. Fruits of Erythroxylum coca। तो क्या है, स्मैक क्या होता है, एक ड्रग होता है। स्मैक ड्रग का दूसरा नाम क्या होता है, हीरोइन ड्रग। इसको कॉमनली हीरोइन ड्रग के नाम से जाना जाता है। इसको ये पूछा जा रहा है कि इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, इसको निकाला कहाँ से जाता है, ये मिलता कहाँ से हमको। तो एक प्लांट होता है पेपावर सोमिनिफेरम, जिसका कॉमन नेम होता है पॉपी प्लांट। इसके लेटेक्स से हमको क्या मिलता है, स्मैक ड्रग मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पेपावर सोमिनिफेरम का लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, ए स्प्लीन, बी टॉन्सिल्स, सी पैनक्रियास, डी थाइमस। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं, किसके अंडर आते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी का काम, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी काम हमारी बॉडी में है वो लिम्फैटिक सिस्टम का काम होता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, पैनक्रियास। क्यों है पैनक्रियास, पैनक्रियास का काम होता है, हमारी जो बॉडी है, पैनक्रियास का काम क्या है बॉडी में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करना। डाइजेशन में हेल्प करता है पैनक्रियास, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम होता है पैनक्रियास का। इसलिए जो है यहाँ पर ये लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। इसमें जो टॉन्सिल्स होते हैं वो भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है, स्प्लीन भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है। ये कौन से होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़। और थाइमस क्या होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू या फिर ऑर्गन कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग, ए पीनियल, बी पिट्यूटरी, सी थाइमस, डी थायराइड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन सब में से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि बर्थ के टाइम पे बड़े साइज़ का होता है और जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे इसका साइज़ रिड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी में इकलौता सिर्फ एक ऑर्गन ऐसा है जो कि बर्थ के टाइम पे बड़ा होता है, जैसे जैसे प्यूबर्टी आने लगती है वैसे वैसे इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। वो ऑर्गन है थाइमस, जो कि ये नेक एरिया में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीमोजॉइन इज अ प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, B. Toxin released from the streptococcus infected cells, C. Toxin released from the plasmodium infected cells, D. Toxin released from the hemophilus infected cells। देखिए, जो हीमोजॉइन होता है ये कब रिलीज़ होता है, जब स्पोरोजॉइट्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स को अटैक करते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स का लाइसेस होता है और एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन क्या करता है बॉडी में, यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिकरिंग फीवर के लिए। जो मलेरिया में रिकरिंग फीवर होते हैं कि एक बार हाई फीवर आ गया, फिर फीवर कम हो जाता है, फिर फीवर हाई हो जाता है। तो ये रिकरिंग फीवर जो होता है वो हीमोजॉइन की वजह से होता है। तो हीमोजॉइन कब रिलीज़ होता है, जब कोई भी जो आरबीसीज हैं उनको इन्फेक्ट किया हुआ है, किसने, प्लाज्मोडियम ने। प्लाज्मोडियम कहने का मतलब यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टॉक्सिन्स रिलीज फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म
causal organism for the ringworm? A. Microsporum, B. Trichophyton, C. Epidermophyton and D. Macrosporum. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिंगवॉर्म कॉज नहीं करता। रिंगवॉर्म क्या होते हैं? ड्राई स्केली पैचेस जो है बॉडी में पड़ते हैं और क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनमें इंटेंस इचिंग होती है, ये होता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जिन ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है वो मेनली 3 जीनस के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक माइक्रोस्पोरम, दूसरा होता है ट्राइकोफाइटन और तीसरा होता है एपिडर्मोफाइटन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है मैक्रोस्पोरम, इसकी वजह से रिंगवॉर्म नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया इज ए मोर प्रॉन टू मलेरिया, बी मोर प्रॉन टू टाइफाइड, सी लेस प्रॉन टू मलेरिया, डी लेस प्रॉन टू टाइफाइड। देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड कॉर्पसूल्स होती है, आरबीसीज होती हैं, ये सिकल शेप्ड हो जाती हैं। ठीक, शिकल से शेप्ड हो जाती है तो क्या हो जाता है, इनकी हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। अब जब ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन बाइंड करना। अब ये जो आरबीसीज हैं ये सिकल शेप्ड हो गई तो ये ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर पाती। अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और क्या होता है कि ये जो आरबीसीज होती है जो सिकल शेप्ड हो गई हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। जो सही वाली आरबीसीज होती हैं वो उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज़ का होता है। ये जो सिकल शेल शेप्ड जो हो गई हैं आरबीसीज, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि आरबीसी काउंट बॉडी में बहुत लो हो जाता है। आरबीसी काउंट अगर बॉडी में लो हो गया तो क्या होता है, अनीमिया होता है। इसीलिए इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो जिस भी पर्सन को सिकल सेल अनीमिया होता है उसको कभी भी मलेरिया नहीं होता। उसको मलेरिया होने के चांसेस बहुत लो होते हैं, क्योंकि जो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, वो कहाँ इन्फेक्शन करता है, पहले लिवर सेल्स में जाता है, फिर उसके बाद आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। जब उसको आरबीसीज ही नहीं मिलेंगी इन्फेक्ट करने के लिए तो वो बॉडी में कैसे मल्टीप्लाई करेगा, बॉडी में कैसे सर्वाइव करेगा। तो उस आदमी जिस आदमी को या फिर जिस भी ह्यूमन को सिकल सेल एनीमिया है, उस इंसान को कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आरबीसीज नहीं है, तो कैसे अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, लेस प्रॉन टू मलेरिया, उसको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, इन्फेक्शंस, सेकंड साइलेंट म्यूटेशन, थर्ड लाइफस्टाइल, फोर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि वहाँ पर दिए गया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर 3 फैक्टर्स दिए गए थे। सबसे पहला फैक्टर दिया गया था इन्फेक्शंस जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इस तरीके के इन्फेक्शन बॉडी में हो गए तो उस वजह से हेल्थ इफेक्ट होती है। दूसरा बोला था लाइफस्टाइल, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, पूरा जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उस लाइफस्टाइल में क्या होगा, हेल्थ अफेक्ट होगी। थर्ड बोला गया था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जब भी जीन्स में कुछ गड़बड़ आ जाती है तो क्या होगा, डीएनए कहीं पे ख़राब हो गया है, डीएनए को कोई इफेक्ट हो गया है, डीएनए में एरर आ गया है, या फिर डीएनए का कुछ पार्ट डिलीट हो गया है, या फिर कुछ नया पार्ट ऐड हो गया है, तो इन सब की वजह से भी क्या होता है कि हेल्थ को अफेक्ट होता है। जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया था सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें क्या होता है, जीन में गड़बड़ आ जाती है जिस वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। तो ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ये कौन से वाले में है, ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। ए डिप्थीरिया, बी फ्लू, सी कैंसर, डी मलेरिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजेज होती है जो कि एक
जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, ऐसी डिजीज़ेज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बोलते हैं। तो ऐसी डिजीज़ कौन सी है? सी, कैंसर। कैंसर नहीं फैलता, कुछ भी कर लीजिए आप, कैंसर इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहन लीजिए, उसकी कोम यूज़ कर लीजिए, उसके हाथ का खाना खा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, उस इंसान जिसको कैंसर हो रखा है उस इंसान से हेल्दी इंसान में कैंसर कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता, इसलिए कैंसर इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next is, which of the following pairs contain an infectious and a non-infectious diseases respectively? इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पैर है जिसमें कि पहली डिजीज़ इन्फेक्शियस होगी और दूसरी डिजीज़ नॉन इन्फेक्शियस होगी? इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती है जो कि इन्फेक्टेड ह्यूमन से हेल्दी ह्यूमन में कभी भी ट्रांसमिट नहीं होंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एड्स एंड कैंसर। एड्स क्या होती है? फैल जाती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में तरीके अलग होते हैं लेकिन फैल जाती है, और कैंसर क्या है? कभी भी नहीं फैलता। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next is, typhoid fever in human beings is caused by A. Plasmodium vivax, B. Trichophyton, C. Salmonella typhi, D. rhinoviruses। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि टाइफाइड फीवर ह्यूमंस में होता है? तो टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफी। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से क्या होता है? मलेरिया होता है। ट्राइकोफाइटन से क्या होता है? रिंगवॉर्म होता है। राइनोवायरसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कॉमन कोल्ड के लिए। राइनो वर्ड का मतलब ही नोज़ होता है। वो वायरसेस जो कि नोज़ को अफेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राइनो वायरसेस। तो कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरसेस की वजह से होता है। तो टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next is, which of the following is the bacterial diseases in humans? A. Dysentery, B. Malaria, C. Plague, D. Option both A and C. Dysentery जो होती है वो होता है एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या होती है? डाइसेंट्री होती है। उसका नाम होता है डाइसेंट्री अलग ऑर्गेनिज्म, उसका कॉजेटिव एजेंट अलग होता है। बी इज़ द मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। सी इज़ द प्लेग। प्लेग जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस, उसकी वजह से जो है प्लेग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डी, बोथ ए एंड सी, जिसकी वजह से क्या होता है? ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीजेज? इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें कि बैक्टीरियल डिजीजेज है? बैक्टीरियल डिजीजेज मीन्स जिन डिजीजेज का कॉजेटिव एजेंट होगा बैक्टीरिया। तो ऑप्शन है इज टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स। इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मीजल्स होता है वो होता है एक वायरस की वजह से। बाकी बी ऑप्शन में क्या है? डिप्थेरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। इसमें क्या होगा? उसके बाद का ऑप्शन क्या है? कॉलेरा, टाइफॉइड एंड मम्स। डी इज़ द मलेरिया, मम्स एंड पोलियोमाइलाइटिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, डिप्थेरिया, लेप्रोसी और प्लेग। सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मम्स होता है वो एक वायरस की वजह से होता है। डी नहीं होगा क्योंकि इसमें मम्स और जो पोलियोमाइलाइटिस है वो एक वायरस की वजह से होता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़, कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनो वायरसेस की वजह से, जो कि नोज़ को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
Next is a toxic substance responsible for the chills and high fever recurring every 4 days in malarial fever is A. Interferon, B. Hemozoin, C. Hydrogen, D. Colostrum. क्या होता है कि स्पोरोजॉइड्स जब आरबीसीज को अफेक्ट करते हैं तो वो आरबीसीज का जब लाइसिस होता है तो क्या रिलीज होता है? हीमोजॉइन. हीमोजॉइन इज द टॉक्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकरिंग फीवर इन द मलेरियल फीवर. ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इंटरफेरॉन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंटरफेरॉन क्या करता था? वायरल इन्फेक्शन में अदर जो आसपास के सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता था. हाइड्रोडिन क्यों नहीं होगा? हाइड्रोडिन जो है वो मिलता है लीच में, तो वो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं. डी कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम तो मिल्क होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद ए. टी सेल्स, बी सेल्स, सी मैक्रोफेजेस या फिर डी बोथ ए एंड बी. यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी सेल्स. ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती थी कि जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती थी? वो देखिए, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है. एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, एक सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है. सेल मीडिएट इम्यूनिटी में वो सेल्स आते हैं जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. तो प्रोटीन्स जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़. तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कौन करता है? बी सेल्स रिलीज़ करते हैं. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी सेल्स. नेक्स्ट है द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज ए. IgA, बी IgE, सी IgM, डी IgG. देखिए, प्लेसेंटल बैरियर जो होता है वो बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है. इसके आसपास सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें जाती हैं. और एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है. वो होती है IgG टाइप की एंटीबॉडी. ये एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है. बाकी जो दी गई हैं वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती. Next question is a protein or polysaccharide molecule that stimulates antibody formation. A. Antigen, B. Antibody, C. Exotoxins, D. Endotoxins. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसा वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो पॉलीसैकराइड यानी कार्बोहाइड्रेट में आप एक तरीके से समझ लीजिए. तो ऐसे कौन से प्रोटीन या फिर पॉलीसैकराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में को स्टिमुलेट करते हैं. तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टिमुलेट होता है? वो क्या होता है? एंटीजन. एंटीजन क्या है? एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल है. जब बॉडी में फॉरेन पार्टिकल कभी भी आता है तो बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं. तो एंटीजन इज़ द प्रोटीन या फिर पॉलीसैकराइड विच स्टिमुलेट्स द antibody formation. So A is the correct option. Next is passive immunity can conferred directly by A. vaccines, B. antitoxins, C. colostrum या फिर D both A, B and C. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी कैसे हम दे सकते हैं? पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जो कि हमको बाहर से दी जाती है. एक्टिव इम्यूनिटी तो वो इम्यूनिटी है जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है. जिस रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बाहर से हमको इम्यूनिटी दी जाती है. इसका एग्जांपल है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जो कि हमने देखा था एंटीवेनम वाले क्वेश्चन में. एंटीवेनम वाले में क्या होता था कि एंटीबॉडीज़ बाहर से बॉडी में दी जाती थी. वही होता है पैसिव इम्यूनिटी. तो इसमें जो है वो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बोथ बी एंड सी. क्यों? एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एंटीटॉक्सिन्स एक तरीके से आप समझ लीजिए एंटीबॉडीज़ ही एंटीटॉक्सिन्स है. सी कोलेस्ट्रम नहीं होगा यहाँ पर.
हाँ, कोलोस्ट्रम भी होगा, क्योंकि कोलोस्ट्रम क्या होता है, वो हमको हेल्प कर कोलोस्ट्रम क्या करता है कि उसमें कौन से एंटीबॉडीज़ होती है, आईजीए एंटीबॉडीज़ होती है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, बॉडी को बाहर से ही, एक तरीके से समझ लीजिए बाहर से हमको यहाँ पे एंटीबॉडीज़ मिल रही है, तो इसलिए पैसिव इम्यूनिटी होगा। वैक्सीन्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन्स में क्या होता है कि हीट किल्ड जो भी माइक्रो यानी कि एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि एक जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी ले लीजिए, जो कि एंटीजन है, उसको क्या कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है। अलग अलग प्रोसेस होती है वीक करने की, उसको वीक कर दिया जाता है और वीक करके बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है, ताकि हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले और इसके प्रति एंटीबॉडीज़ बना ले। उसके बाद जो है हमारी बॉडी को याद रहेगा, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये फीड रहेगा कि अगली बार अगर सेम ऐसा ही एंटीबॉडी आता है तो हमारी बॉडी तुरंत उसके प्रति सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसको हम नेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, वो जनरेट कर पाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में किस तरीके का पैथोजन हम डालते हैं बॉडी में। तो ए एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंटीजेंस, ये नहीं होगा। बी इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजेंस। सी हाइपर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस। डी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो क्या किस तरीके का पैथोजन दिया जाता है, इनएक्टिव और या फिर वीकेंड जो कि कमज़ोर होगा जो पैथोजन, या फिर इनएक्टिव होगा जो पैथोजन, उसको जो है इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीनेशन में, ताकि क्या हो सके, हमारी बॉडी खुद उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बना सके। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टिटनस कन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई भी एंटीबॉडीज़ अगर या फिर एंटीटॉक्सिन्स हमको बाहर से दिए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को बाहर से इम्यूनिटी दी जा रही है। एंटीबॉडीज़ अगर जनरेट हो रही है तो क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इम्यूनिटी जब बाहर से दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेन्स। स्नेक वेनम में जो स्नेक वेनम के अगेंस्ट हमको इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको भी स्नेक ने बाइट किया है, उसको कैसा इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें कि एंटीटॉक्सिन्स हो या फिर एंटीबॉडीज़ हो, जो कि क्या कर सके, स्नेक वेनम के खिलाफ लड़ सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि स्नेक वेनम को ख़त्म कर दिया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन इज वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑटो इम्यूनाइजेशन, बी पैसिव इम्यूनाइजेशन, सी एक्टिव इम्यूनाइजेशन, या फिर डी सिंपल इम्यूनाइजेशन। पोलियो वायरसेस के प्रति जो हमको वैक्सीन दी जाती है, उसमें क्या होता है, आपने बचपन में ली भी होगी, पोलियो ड्रॉप्स ली होंगी। वो पोलियो ड्रॉप्स में क्या होता है, उन पोलियो ड्रॉप्स में दवाई नहीं होती। वो पोलियो ड्रॉप्स एक्चुअली में, वो पोलियो ड्रॉप्स में पोलियो वायरस होता है, लेकिन वो पोलियो वायरस एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो क्यों दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी उस के प्रति जो है एंटीबॉडीज़ खुद बना ले। ठीक, तो हमारी बॉडी उसके प्रति खुद एंटीबॉडीज़ तब बना देती है जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको पोलियो ड्रॉप्स को लेते हैं। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का ये एक तरीके का एग्जाम, पोलियो वायरसेस के उसमें वैक्सीनेशन भी करवाया जाता है और पोलियो ड्रॉप्स के फॉर्म में भी दिया जाता है। दोनों
एक ही तरीके का काम करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। नेक्स्ट इज द question is, during the life cycle of Plasmodium, sexual reproduction takes place in which of the following hosts? A. Human. B. Female Anopheles mosquito. C. Male Anopheles mosquito. D. Both A and B. सी जो ऑप्शन है उसको तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेल एनोफिलीज मॉस्किटो का प्लाज्मोडियम के ट्रांसमिशन में लाइफ साइकिल में कोई रोल नहीं होता। रोल किसका होता है? ह्यूमन का और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लाइफ जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है उसमें जो सेक्सुअल फेज होता है उसका, जहाँ पर गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे, वो वाला जो फेज होता है वो किस में होता है? क्यों? जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। ठीक, किस किस में? एक फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो में और एक ह्यूमन में। इन 2 में जो है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें जो इसका जो एसेक्सुअल फेज़ होता है जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करता है, वो जो फेज़ होता है वो होता है ह्यूमन में। और जहाँ पर गैमीट का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजॉइड्स बनते हैं, वो कहाँ होता है? फीमेल एनोफिलीज की गट में। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल फेज़ होता है वो कहाँ पर होता है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एमीबिक डाइसेंट्री या फिर एमीबियासिस इज कॉज्ड बाय ए एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, बी ई कोलाई, सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड डी ट्राइकोफाइटन। एमीबिक डाइसेंट्री या फिर एमीबियासिस किसकी वजह से होता है? ये होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि क्या है? एक तरीके का प्रोटोजोन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next is, which one of the following diseases cannot be cured by taking antibiotics? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि एंटीबायोटिक्स लेने पर ठीक नहीं होगी? तो एंटीबायोटिक्स कब दी जाती है? जब किसी भी मनुष्य को क्या होगा? बैक्टीरियल डिजीजेज होंगी। बैक्टीरियल डिजीजेज होंगी तब क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स दी। तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब क्या दी जाती हैं? एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। यानी कि जब बैक्टीरिया होगा बॉडी में सिर्फ तभी ही जो है एंटीबायोटिक्स काम करेंगे, वरना नहीं करेंगी। तो इसमें ऐसी डिजीज़ हमको ढूंढनी पड़ेगी जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से जो नहीं होती है, ऐसी डिजीज़ हमको इस क्वेश्चन में ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि उसमें ही एंटीबायोटिक्स बॉडी में कुछ काम नहीं करेंगे। तो प्लेग जो है वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। लेप्रोसी किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। वुफिम कफ किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एमीबियासिस। क्यों? क्योंकि एमीबियासिस किसकी वजह से होती है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि क्या है? एक प्रोटोजोन है। So the option B is the correct answer. Next is an intestinal parasite which causes blockage of the intestinal passage and whose eggs are excreted along with the feces of the infected person is। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये पूछ रहे हैं कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा इंटेस्टाइन का पैरासाइट है जो कि जो इंटेस्टिनल पैसेज है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइनल का जो पैसेज है उसको पूरा ब्लॉक कर देता है, और जिसके एग्स क्या होते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के साथ या फिर स्टूल के साथ क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है? वो होता है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस डिजीज़ में ऐसा होता है, और कॉजेटिव एजेंट क्या है? एस्कैरिस की वजह से क्या होता है? इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस्कैरिस जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, डिवाइड करता है, फर्दर अपनी प्रोजेनी वहाँ बनाता है, तो क्या होता है? ये बहुत सारे हो जाते हैं, और क्या होता है? जो इंटेस्टाइन का पैसेज होता है पूरा ब्लॉक हो जाता है। इसके जो एग्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के साथ रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
Next is elephantiasis, a chronic inflammation that results in the gross deformities is caused by A. Ascaris, B. E. coli, C. Wucheria, D. Trichophyton. एलिफेंटियासिस को हम क्या भी बोलते हैं, फिलारियासिस। एलिफेंटियासिस में क्या होता है कि जो ये लेग वाला एरिया होता है पूरा, जो जेनाइटल्स होते हैं और जो लेग होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन भी कैसा होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, लाइफ टाइम के लिए वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो एलिफेंटियासिस का कॉजेटिव एजेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, वुचेरिया होता है। इसके स्पीशीज़ कौन कौन सी होती है जो इसको इफ़ेक्ट करती है, वो होती है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई। इसकी वजह से इसमें जो है, इनकी वजह से ये एलिफेंटियासिस होता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसकी वजह से क्या होता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से जो है इफेक्ट होता है, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है या ऑर्गन है। तो ऑप्शन ए इज लिम्फेटिक सेल्स, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम, डी ब्लड सर्कुलेशन। तो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, ये वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जाता है। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी को हम फ्लेरियल वर्म भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं तो क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो क्या होता है कि बॉडी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल्स में जहाँ पर ये चले जाते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन कैसी हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि लाइफ टाइम के लिए, अगर ये एक बार हो गया उसके बाद लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following diseases is transmitted by the bite of female mosquito vector? A. Filariasis, B. Amoebiasis, C. Typhoid, D. Pneumonia। ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है यहाँ पर जिसका जो वेक्टर है वो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फीमेल मस्कीटो की वजह से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एनोफिलीज मस्कीटो की बात नहीं हो रही, सिर्फ फीमेल मस्कीटो की बात हो रही है। तो फीमेल मस्कीटो की वजह से होने वाली डिजीज़ कौन सी है, एमीबियासिस नहीं है, टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड का फैलने का जो ट्रांसमिशन का मोड है वो क्या है, फीको ओरल ट्रांसमिशन। एमीबियासिस का भी क्या होता है, फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। डी जो है निमोनिया, निमोनिया किसकी वजह से होता है, एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। तो तीनों नहीं होंगे, फिलारियासिस होगा। फिलारियासिस क्या होता है, जो फीमेल एडीज़ मस्कीटो होता है, एडीज़ जीनस का, एडीज़ एजाइप्टी है उस मस्कीटो का नाम, जिसकी वजह से क्या होता है, फिलारियासिस फैल जाता है। क्या होता है कि जो एडीज़ एजाइप्टी फीमेल एडीज़ एजाइप्टी मस्कीटो होता है, इसके स्लाइवा में फिलारियल जो वर्म होता है उसके बच्चे होते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफिलरी। ये क्या करती हैं, ये जो माइक्रोफिलरी होती हैं, ये जो है जो ये फीमेल एडीज़ एजाइप्टी मस्कीटो है उसके जो भी स्लाइवा है उसके बाइट से क्या होता है, हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिलारियासिस बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which of the following pairs correctly matches a disease and a pathogen causing it? Option A typhoid, Salmonella typhi, B pneumonia Haemophilus pneumoniae, C malaria Ascaris lumbricoides, D
रिंगवॉर्म एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा पैर है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि पैथोजन और डिजीज़ का करेक्ट मैच है। तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, हाँ होता है। निमोनिया हीमोफिलस निमोनी की वजह से होता है, नहीं। निमोनिया किसके वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होता है। मलेरिया एस्कैरिस लिम्ब्रोकॉइड्स की वजह से होता है, नहीं। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवाले और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इन 4 स्पीशीज़ की वजह से मलेरिया होता है। एस्कैरिस लिम्ब्रोकॉइड्स की वजह से क्या होता है, एस्कैरियासिस होता है। डी इज़ द रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एंडमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से नहीं होता, वो होता है माइक्रोस्पोरम की वजह से, ट्राइकोफाइटन की वजह से और एपिडर्मोफाइटन की वजह से। एंडमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से क्या होता है, एमीबियासिस या फिर एमीबिक डाइसेंट्री होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज appearance of dry scaly lesions with itching, intense itching on various parts of the body are the symptoms of, ये जो मैंने बताए appearance of dry scaly lesions और intense itching, ये किसके symptoms होते हैं, ये symptoms होते हैं रिंगवॉर्म के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज heroin is commonly known as coke, crack, smack, चरस। हीरोइन को कॉमनली हम स्मैक ड्रग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ए हीरोइन, बी कोकेन, सी टोबैको, डी मारिजुआना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हीरोइन जो ड्रग है वो कैसे बनता है, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज चरस and ganja are the drugs which affect A. respiratory system, B. cardiovascular system, C. digestive system या फिर D. nervous system। चरस और गांजा किस तरीके के ड्रग्स होते हैं, कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी में जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, हार्ट आते हैं, ब्लड वेसल्स आती है, ब्लड वगैरह, लंग्स वगैरह, इनको जो है ये अफेक्ट करता है। कौन, चरस और गांजा। क्या होता है इसकी वजह से, जैसे ही चरस या गांजा जो भी ड्रग लिया जाता है, वैसे ही क्या होता है, बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो बहुत हाई हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, एकदम से एनर्जी बॉडी में फील होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अफेक्टेड बाय चरस एंड गांजा। नेक्स्ट इज कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए इरेक्ट्रोजाइलम कोका, बी पेपावर सोमिनिफेरम, सी एट्रोपा बेलेडोना एंड डी धतूरा स्ट्रामोनियम। कोकेन जो ड्रग है वो, उसको हम और भी क्या बोलते हैं, कोका या फिर क्रैक भी बोलते हैं। ये जो है इरिथ्रोजाइलम कोका नाम का एक प्लांट होता है, उससे हमको मिलता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एज, कोकेन ड्रग को हम कॉमनली क्या भी बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, नहीं, स्मैक को क्या बोलते हैं, हीरोइन। बी इज कोक, सी इज क्रैक, डी बोथ बी एंड सी। कोक और क्रैक जो है, दो नामों से भी हम जो है कोकेन ड्रग को जानते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next is dash is a CNS stimulant as it interferes with the transport of the neurotransmission dash, A. cocaine acetylcholine, B. barbiturate glutamate, C. cocaine dopamine, D. barbiturate glycine। CNS stimulant मतलब CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि CNS को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो ऐसा कौन सा ड्रग होता है, वो ड्रग जो कि CNS को स्टिमुलेट करता है, वो ड्रग होता है कोकेन ड्रग, जो कि CNS को स्टिमुलेट करता है। ये किस न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है, वो होता है डोपामिन। डोपामिन को क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। तो कोकेन एक ऐसा ड्रग है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स possess hallucinogenic properties? A. Erythroxylum coca, B. Atropa belladonna, C. धतूरा स्ट्रेमोनियम, D. ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिससे कि हेलोसिनोजिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें कि हेलोसिनोजिक प्रॉपर्टीज होती है। हेलोसिनोजिक वर्ड का मतलब क्या है? हेलुसिनो का मतलब होता है इल्यूजन, एक तरीका का है हेलुसिनेशन, और जेनिक मतलब जनरेटिंग, यानी कि जो इल्यूजन क्रिएटिंग प्रॉपर्टीज जिस प्लांट में होती हैं, वो प्लांट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो प्लांट्स होते हैं दो, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा स्ट्रेमोनियम। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट हेयर, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, जो कि हेलोसिनोजिक प्रॉपर्टीज कॉज करता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट abundant antibody produced against allergen is IgE type, IgA type, IgG type, IgM type। हम यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब भी एलर्जन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि एबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में रिलीज होती है। तो जब भी कोई भी एलर्जन बॉडी में, एलर्जन क्या होता है? एलर्जी जनरेटिंग जो भी सब्सटेंस है वो एलर्जेंस होते हैं। एलर्जन जब भी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरीके की एंटीबॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं IgE टाइप एंटीबॉडी, जो कि रिलीज होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, IgE टाइप एंटीबॉडी। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी? एलर्जी के दौरान बॉडी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला कौन सा सेल होता है? बी लिम्फोसाइट, लिवर सेल्स, मास्ट सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर मास्ट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एलर्जी के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज द ड्रग्स यूज्ड टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर। ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसी मेडिसिन्स जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को तुरंत कम कर देती है, तो वो कौन कौन से होते हैं? एंटी हिस्टामिन और एड्रेनलिन, हिस्टामिन और थायरॉक्सिन, एड्रेलिन और अल्फा इंटरफेरॉन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एंटी हिस्टामिन और एड्रेनलिन ऐसे दो ड्रग्स या फिर मेडिसिन्स होती है जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर स्प्लीन एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड लिम्फॉइड लिम्फ नोड, या फिर थाइमस एंड मार्ट। लिम्फॉइड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? वो ऑर्गन्स जहाँ पर कि जो भी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स जहाँ पर ओरिजिनेट करते हैं, उन जो ऑर्गन्स है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जहाँ पर कि मैच्योर होंगे और ओरिजिनेट होंगे। कौन? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जहाँ पर ओरिजिनेट होंगे और मैच्योर होंगे, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मैच्योर जहाँ पर कि उनको एंटीजन के साथ या फिर फुल्ली मैच्योर जहाँ पर वो होते हैं, वो कौन से होते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो हमको पूछे जा रहे हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो और थाइमस जो है ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होते हैं। बोन मैरो में होते हैं बी सेल्स और थाइमस में होते हैं टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the site where lymphocytes interact with antigen and proliferate to become effector cells are। यानी कि यहाँ पर हमको सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर एंटीजेंस के साथ इंटरैक्ट करने, एक तरीके से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बैटल फील्ड होता है बिटवीन द लिम्फोसाइट्स एंड द एंटीजन। एंटीजन और लिम्फोसाइट्स के बीच में लड़ाई जहाँ पर होती है वो एरिया होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और यहाँ पर ही जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या होते हैं? फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं। तो
ऑप्शन ए इज स्प्लीन एंड lymph nodes, बी इज बोन मैरो एंड thymus, सी स्पेयर्स पैचेस एंड tonsils, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। तो स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेस और टॉन्सिल्स। पेयर्स पैचेस कहाँ मिलते हैं? इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो ये चार ऐसे हैं जहाँ पर जो कि क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय। एड्स को डायग्नोस करने का, यानी कि अगर किसी को एड्स हुआ है तो पता करने का तरीका या फिर टेस्ट जो होता है वो होता है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो है एलिसा टेस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, पता चल जाता है कि एक इंसान को एड्स है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज कैंसर सेल्स डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ। कैंसर सेल्स में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नहीं होती? ए जनरेटिंग ट्यूमर्स, बिल्कुल होती है। कैंसर सेल्स जो है ट्यूमर्स ही तो जनरेट करते हैं, जब कैंसर सेल्स क्या करते हैं, बिल्कुल अनस्टॉपेबली डिवाइड करते रहते हैं, बिल्कुल डिवाइड बार बार डिवाइड करते रहते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। जब वो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाते हैं तो एक लंप बना देते हैं, उस लंप को हम बोलते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर जनरेटिंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेटास्टैसिस के प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स में होती है, बिल्कुल होती है। मेटास्टैसिस क्या होता है? जब भी कोई कैंसर सेल चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लॉज हो जाता है, बैठ जाता है और वहाँ पर ट्यूमर्स जनरेट करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टैसिस। सी इज़ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैसी प्रोसेस होती है कि अगर मुझ में कुछ डिफेक्ट आ गया है तो आसपास के सेल्स को मैं ऐसा सिग्नल भेजूंगा कि मुझसे आप दूर रहो, कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, तुम मुझसे दूर रहो ताकि तुम प्रोटेक्ट हो सको। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये नॉर्मल सेल्स में होती है, कैंसरस सेल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, आसपास के सेल्स को भी कैंसरस बना देते हैं। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ नॉर्मल सेल्स में पाई जाती है। डी इज़ द लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, ऐसा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहने का मतलब ये है कि कैंसर सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता है जो तो सी इज़ द property which is not exhibited by the cancerous cells. So C is the correct option. Next is a chemical carcinogen present in tobacco smoke is responsible for. कार्सिनोजन क्या होता है? कार्सिनो वर्ड का मतलब होता है कैंसर, और जन वर्ड का मतलब होता है जनरेटिंग। ऐसे सब्सटेंस जो कि कैंसर को जनरेट करते हों बॉडी में उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टोबैको स्मोक में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा केमिकल कार्सिनोजन होता है जो कि बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो किस पार्ट को अफेक्ट करता है? वो करता है लंग्स को। तो लंग कैंसर जो है वो टोबैको की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in humans receptors for opioids are present in। opioids जो ड्रग्स होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है? हीरोइन। हीरोइन ड्रग क्या होता है? ओपियोइड ड्रग होता है। ये ड्रग किस पर जाकर किसके रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाता है? तो वो होते हैं CNS के रिसेप्टर्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के रिसेप्टर्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स पे जो है ये ओपियोइड्स ड्रग्स जो हैं वो बाइंड कर जाते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या होता है? गैस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टमक, और इंटेस्टाइन हम सबको पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात। तो जो भी पेट से लेकर इंटेस्टाइन तक का जो भी पाइपलाइन जाती है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। दिस वन वाज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं वो हैं सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
इस तरीके के क्वेश्चंस जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप। That's all for today. Thank you so much for watching and all the best for your board exams.